टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, लास्ट वीडियो के टॉपिक को पहले कंसीडर करेंगे। लास्ट वीडियो जो टॉपिक हमने दिया था वो था हमारा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर एक कंपनी दो तरीके से कर सकती है। वो दो तरीके कौन से होते हैं? एक तो होता है फॉर द कैश और एक होता है फॉर द अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश। फॉर द कैश वाला टॉपिक गाइस हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश, यानी इश्यू ऑफ शेयर for other consideration except cash। यानी कंपनी अपने शेयर को कई बार इसलिए भी इश्यू करती है कि कंपनी को जरूरी नहीं कि पैसा आए और शेयर ही दे ना। कंपनी कई बार शेयर इसलिए इशू करती है कि कोई प्रमोटर है कंपनी के, जो प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी के स्टार्टिंग के जो भी वर्क्स होते हैं, कंपनी को मैनेज करने के जो भी वर्क्स होते हैं, उन सारे वर्क्स को कंपनी के प्रमोटर्स करते हैं। अब प्रमोटर है, उन प्रमोटर्स को कंपनी क्या करती है, उस सारे काम के बदले उनको एप्रिशिएट करने के लिए बेनिफिट देती है। अब बेनिफिट कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू करके उनको बेनिफिट दे सकती है। लाइक दैट इंसेंटिव, जरूरी नहीं है कि इंसेंटिव कैश के अंदर ही कंपनी के थ्रू दिया जाए, तो वो इंसेंटिव शेयर्स के अंदर भी कंपनी उनको इशू कर सकती है। तो पहली चीज, जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो उनको शेयर इशू करती है। और शेयर इशू कंपनी कितने तरीके से कर सकती है गाइस? दो तरीके से इशू कर सकती है। एक तो करेगी किसके ऊपर? एट ए पार के ऊपर भी उनका पेमेंट किया जा सकता है, तो एट ए प्रीमियम के ऊपर भी उनको शेयर जारी किए जा सकते हैं, यानी इशू किए जा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से क्यों? क्योंकि कंपनी की स्टार्टिंग के वर्क्स को करते हैं प्रमोटर्स, तो इसलिए इस कॉस्ट को हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से लेंगे या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से हम इसको लेंगे। तो अब जब प्रमोटर्स को यहाँ पे इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के प्रमोटर्स को जब कंपनी शेयर इशू करती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जो एंट्री करेंगे वो हो जाएगी फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन पोस्ट अकाउंट डेबिट टू, अब कंपनी यहाँ पे शेयर इशू करेगी एट पार पे करती है, तो यहां पे हम कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट अगर प्रीमियम पे करें तो हमें यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा उसके साथ? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे हम ऐड कर देंगे। बट कंपनी या तो इशू करवाएगी एट पार पे और या इशू करवाएगी एट प्रीमियम पे। तो गाइस, फर्स्ट तो ये था कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को अदर कंसिडरेशन के लिए इशू करती है। और वो किसके लिए करती है? प्रमोटर्स को बेनिफिट देने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए। अब बात करें नंबर दो, कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सामने वाले से एसेट परचेज कर लेती है। अब एसेट परचेज कर लेती है, लेकिन सामने वाले किसी भी बिजनेसमैन से एसेट परचेज किया तो अब उसका पेमेंट तो हमको करना पड़ेगा। अब पेमेंट ये जरूरी नहीं है कि हम पेमेंट उसको कैश में करें, हो सकता है कुछ पेमेंट हम कैश में कर दें और बाकी का पेमेंट हम उसको बोल दें कि भैया तेरे को हम जो पेमेंट देंगे, रिमेनिंग बैलेंस जो पेड करेंगे वो किसके अंदर देंगे, हम हमारी कंपनी के शेयर इशू कर देंगे। अगर वो एग्री है तो कंपनी क्या कर सकती है, ऐसा कर सकती है। जरूरी नहीं कि कंपनी उससे एसेट ही परचेज करे। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की बिजनेस का पूरा बिजनेस हम ले रहे होते हैं। अब बिजनेस हम ले रहे होते हैं तो बिजनेस की एसेट भी हमको लेनी पड़ेगी, तो बिजनेस की लायबिलिटीज भी हमको लेनी पड़ेगी। तो उस टॉपिक के ऊपर हम कंसीडर करेंगे उनकी एंट्रीज किस तरीके से यहाँ पर बननी है। तो ये वाली एंट्रीज तो आप नोट कर ले अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट वाली एंट्रीज है उनके बारे में बता। यहाँ पर दो तरीके से मैंने आपको बताया। वो बताया सबसे पहले कि हम सामने वाले बिजनेसमैन की सिर्फ एसेट परचेज करें, तो एसेट परचेज करेंगे व्हेन परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर, क्योंकि जो सेलर होगा वो सेलर क्या कहलाएगा, हमारे लिए वेंडर होगा।
और उस वेंडर को हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी एसेट्स का कंसिडरेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, उसका एसेट्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो पेमेंट हम कैश में ना करके और शेयर इश्यू करके कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम एसेट परचेज करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो एंट्री होगी हमारी वो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर वेंडर, जो भी वेंडर जिससे भी हमने परचेज किया उसका नेम यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देन गाइस अब इस वेंडर को हमको पेमेंट करना है, लेकिन पहले इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे एसेट्स के साथ साथ अगर हम लायबिलिटीज भी परचेज कर रहे हैं तो ये देखें, व्हेन बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। अब गाइस बिजनेस ही परचेज कर लिया हमने, तो बिजनेस परचेज करेंगे तो उसकी एसेट को भी हम ले लेंगे और लायबिलिटीज को भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो एसेट्स है उन एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज जब आएगी बिजनेस में तो उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी तो रहेगी, तो यहाँ पे उनको क्रेडिट करना पड़ेगा टू लायबिलिटीज अकाउंट। और गाइस यहाँ पर देखें कि एसेट मान लो हमने उस सामने वाले से जिसका भी हमने बिजनेस परचेज किया उससे 10 लाख रुपीस की एसेट ली। कितने की एसेट ली हमने? 10 लाख रुपीस की एसेट ली, बट लायबिलिटी हमने 4 लाख रुपीस की ली है। तो लायबिलिटी हमने 4 लाख रुपीस की ली है, तो अब उसको हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? हम उसे पेमेंट करेंगे जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है उससे हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट हमको करना पड़ेगा और वो पेमेंट हम करेंगे 6 लाख रुपीस का, उसको पेमेंट कर देंगे। ये तो था कि जब एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज कर रहे हैं और वेंडर का अमाउंट आपको गिवन नहीं है, तब आप वेंडर का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। गाइस सेकंड केस इसके अंदर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको 10 लाख की एसेट दी, बट यहाँ पर जो 6 लाख था उसकी जगह 7 लाख आपको अमाउंट गिवन है कि वेंडर को कंसिडरेशन का पेमेंट कितना करना है, वो भी आपको गिवन दे रखा है 7 लाख। अब यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है हमारा, क्रेडिट साइड ओवर हो रहा है डेबिट साइड से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एसेट परचेज करी है वो करी है 10 लाख की, बट आपके पास से पेमेंट कितना जा रहा है? 4 लाख का पेमेंट तो आपको लायबिलिटीज का करना पड़ेगा और 7 लाख का पेमेंट आपको वेंडर को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पेमेंट आपके पास से जा रहा है 11 लाख। भैया हमने एसेट परचेज करी 10 लाख की और पेमेंट हमारे पास जा रहा है 11 लाख का। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं हम वो किसके लिए कर रहे हैं? गुडविल के लिए। तो वो जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी गुडविल हमने परचेज की और उस गुडविल का पेमेंट हमको कितना करना पड़ेगा? 1 लाख रुपीस का, और ये बैलेंसिंग फिगर से हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। गाइस ये सेकंड सिचुएशन थी। अब इसी के अंदर मैं एक और सिचुएशन आपको क्रिएट करके बताता हूं, और वो सिचुएशन क्या हो सकती है गाइस? यहाँ पर हमने एसेट परचेज करी और वो एसेट जो परचेज करी गाइस वो कितने की परचेज की है? हमने 10 लाख रुपीस की परचेज की है, और जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज यहाँ पर हमने परचेज की 4 लाख रुपीस की, और जो पेमेंट हमको करना है किसको? वेंडर को। तो वो वेंडर को पेमेंट करना है हमको 4 लाख का। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि एसेट तो गाइस हमने 10 लाख की परचेज कर लिया, हमको पेमेंट कितना करना चाहिए था? 10 लाख, पर हमने लायबिलिटीज का पेमेंट किया 4 लाख का और वेंडर को कितना पेमेंट किया? 4 लाख का, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे पेमेंट हमारे को कितना हुआ? 8 लाख। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को कितने का बेनिफिट हो गया कि 10 लाख रुपीस की एसेट्स कंपनी ने परचेज कर ली और पेमेंट सिर्फ 8 लाख का ही करना पड़ा। तो कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा, और वो बेनिफिट कौन सा होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा कंपनी के लिए। क्यों? एसेट परचेज करने के ऊपर जो भी हमको प्रॉफिट अराइज होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होगा हमारे कंपनी के लिए, और उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट ओपन होगा कंपनी में वो कौन सा होगा? कैपिटल रिजर्व, और वो बैलेंस से हमारा कितना आ जाएगा? 2 लाख का कंपनी को प्रॉफिट राइज हो जाएगा। तो ये था कि एसेट हम परचेज करेंगे ओनली, तो एसेट टू वेंडर, बट एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज करते हैं तो इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। एसेट लायबिलिटी परचेज करे और वेंडर का अमाउंट भी हमको गिवन हो, तो एसेट का अमाउंट ज्यादा हो और वेंडर को जो पेमेंट किया हमने 8 लाख का किया, तो 2 लाख का जितना कम पेमेंट किया है उतना कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा, उस कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। गाइस ये तो थी एंट्री, बट फाइनली हमने जो बात की है वो टॉपिक है हमारा कि ये वेंडर है जिसको 4 लाख का पेमेंट करना है,
ये वेंडर है, इसको 7 लाख का पेमेंट करना है, और यहाँ पर जो वेंडर है, इन वेंडर्स को जो पेमेंट करना है वो पेमेंट हमको कैसे करना है, बाय इशूइंग शेयर। तो कंपनी क्या करती है, इन वेंडर्स को पेमेंट करेगी और वो किसके थ्रू करेगी, अपने शेयर इशू करके। अब जब कंपनी अपने शेयर इशू करके पेमेंट करेगी तो दो तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। तो गाइस यहाँ पर क्या हो सकता है, सिचुएशन मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि वेंडर अकाउंट डेबिट। गाइस यहाँ पर पेमेंट कितना करना है, 4 लाख का पेमेंट करना है। अगर कंपनी क्या करे, इस 4 लाख का पेमेंट पूरे के पूरे शेयर इशू करे और वो किसके ऊपर करे, एट पार पे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 2 शेयर कैपिटल, और 2 शेयर कैपिटल गाइस एट पार पर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 4 लाख से ये एंट्री पास हो जाएगी। बट क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि 4 लाख की जगह आपको पेमेंट कितना करना है, 4,40,000 का पेमेंट करना है गाइस। कितने का पेमेंट करना है, 4,40,000 का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर वेंडर को पेमेंट जितने से करेंगे उतने से ही गाइस हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पर 4,40,000 का आपको पेमेंट करना है। बट पेमेंट टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर एट 10% प्रीमियम, यानी आप जो वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पर शेयर को इशू करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शेयर इशू करोगे अब वो शेयर किसके ऊपर इशू करेंगे हम, प्रीमियम के ऊपर, और प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो जाएगा गाइस, प्रॉफिट हो जाएगा कि यहाँ पर हम करेंगे शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो अमाउंट निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे। तो गाइस यहाँ पर 4,40,000 का आपको पेमेंट करना है, बट एक शेयर कितने का है, यहाँ पर 10 रुपीज का आप इशू कर रहे हो, बट वो 10 रुपीज का शेयर जो आप इशू कर रहे हो वो 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। 10 रुपीज का जो 10% होगा वो 1 रुपी होगा, विद प्रीमियम आपका अमाउंट कितना होने वाला है, 11 रुपीज के अंदर एक शेयर को आप इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 शेयर कंपनी क्या करेगी, उस वेंडर को इशू करेगी। तो अमाउंट जो हम यहाँ पर एंट्री में पुट करेंगे वो हो जाएगा हमारा कैपिटल का, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 10 रुपीज का, और यहाँ पर प्रीमियम कितना हो जाएगा 40,000 मल्टीपल बाय 1 रुपीज प्रीमियम पे हमने शेयर इशू किया था। तो ये हो जाएगा गाइस 4 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 40,000। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर वेंडर को शेयर इशू करेंगे एट पार पे, तो एट पार का अगर यहाँ पर कोई पूछे हमसे कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो 4 लाख में हम 10 का डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि शेयर इशू जो हम कर रहे हैं वो एट पार पे कर रहे हैं। तो 4 लाख अपॉन 10 हो जाएगा, हमारे 40,000 शेयर आ जाएंगे निकल के। बट यहाँ पर जो पेमेंट हम कर रहे हैं 4,40,000 का पेमेंट कर रहे हैं, बट जो शेयर इशू कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे जो डिवाइड होने वाला पार्ट है वो कितना होगा, विद प्रीमियम हम शेयर की वैल्यू यहाँ पर लेंगे और फिर हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस ये था, लेकिन कुछ टाइम पर ऐसा हो सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाइनल सिचुएशन क्या हो सकती है कि वेंडर को आपको पेमेंट करना है 4 लाख का, लेकिन 4 लाख में से मान लो इन केस ऑफ 2,50,000 यानी 50% अमाउंट पेड इन कैश या चेक। तो क्वेश्चन में ये भी चीज आ जाती है, बैलेंस अमाउंट विल बी पेड बाय द इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे वेंडर को 4 लाख हमने लिखा, अब 4 लाख में से मान 2 लाख या 2,50,000 का पेमेंट हमने किससे कर दिया, कैश से। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा हमारा 2,50,000। बैलेंस अमाउंट हमको पेड करना है गाइस कितना, 1,50,000 का। तो 1,50,000 के लिए हम शेयर इशू कर देंगे 2 शेयर कैपिटल 1,50,000, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे करेंगे तो 2 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो गाइस सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका फाइनल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, एक छोटा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो एक छोटे से वीडियो को देखने से अगर आपका एक छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सभी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।